करेंगे ऐसे 540। ऑडिट करना है सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, सर इसका नाम याद करने का कोई मेमोरी टेक्निक नहीं है, चुपचाप इसको 540 इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड है, चुपचाप इसको ऐसे याद रखो। 540 मतलब ऑडिट करने हैं हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। ये रिपीट हो गया, प्लीज डिलीट कर देना। तो ऐसे 540 ऑडिट करने हैं हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या फिर कोई रिलेटेड डिस्क्लोजर से। तो इस ऐसे में क्या दिया, ऑडिटर की जिम्मेदारियां दी गई है रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट या फिर कोई रिलेटेड डिस्क्लोजर से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं। सर 540 का नाम फिर से एक बार बोले, सर ऑडिट करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, सर इंक्लूडिंग अगर कोई फेयर वैल्यू पे भी अकाउंटिंग एस्टीमेट बन सकता है और रिलेटेड डिस्क्लोजर्स तो होगा ना उन्हीं अकाउंटिंग एस्टीमेट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी ऑडिट करेगा ना, डिस्क्लोजर भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है मेरे भाई। सर सुनो वो एग्जांपल्स और सिचुएशन बताओ जो क्या सर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जांपल बताओ, एग्जांपल ऑफ सिचुएशन वेयर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जरूरत पड़ती है अदर देन फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू वाले मत बताना। सर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स, अगर कोई डाउटफुल अकाउंट से मतलब प्रोविजन बन रहा है डाउटफुल डेटर्स का। इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस हो गया वारंटी ऑब्लिगेशन से, अगर अपने को पैसे देने पड़ेंगे वारंटी पे, वो हमारे पे ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी तो उस पर भी हम लोग अकाउंटिंग एस्टिमेट करते हैं। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, या फिर एसेट यूजफुल लाइफ है तो उस पर अपन क्या करेंगे, इसकी 10 साल भी लाइफ हो सकती है, 15 साल भी लाइफ हो सकती है, तो उस पर अकाउंटिंग एस्टिमेट करेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है सर, आउटकम क्या होगा उस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का, ये भी हम एस्टिमेट करेंगे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सर क्या हमारे को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन या क्या खर्चा या कॉस्ट अराइज हो सकता है अगर लिटिगेशन सेटलमेंट हुआ या फिर लिटिगेशन का जजमेंट आ गया, तो ये सारी चीजें हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है। और इसी अकाउंटिंग एस्टिमेट को ऐसे 540 में हम लोग ऑडिट करते हैं। सर ऐसे 540 ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, और अगर कोई रिलेटेड डिस्क्लोजर्स है तो उनकी भी ऑडिटिंग कर देंगे एज पर ऐसे 540। सर सुनो फेयर वैल्यू वाले बताओ सर, कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेक्स 102। सर आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई एसेट या लाइबिलिटी एक्वायर्ड हुआ इंक्लूडिंग गुडविल या फिर इंटेंजिबल एसेट्स। सर प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर डिस्पोजेबल मतलब 105 और 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर 109। सर अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्टिवली ट्रेडेड नहीं है, ये क्या है मैं इंडेक्स के नाम लिख रहा हूँ, शेयर बेस्ड पेमेंट इंडेक्स 102। अगर कोई प्रॉपर्टी या एसेट एक्वायर्ड है जो हेल्ड फॉर डिस्पोजेबल है वो इंडेक्स 105 के हिसाब से। कोई एसेट या लाइबिलिटी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब 103 में आया है इंक्लूडिंग गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स। सिंपल सी बात है। कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्टिवली मार्केट में ट्रेड नहीं करता तो वो फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट होगा। था ये सारे कौन से जो फेयर वैल्यू पे मेजरमेंट होते हैं। आपको सर वो वाले ट्रांजेक्शन भी बताने हैं जिसमें एक्सचेंज ऑफ एसेट होता है, एक एसेट दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज हो जाता है, एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ एक्सचेंज हो जाता है। आपके क्वेश्चन होंगे इंडेक्स 36 में इंपेयरमेंट में और प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट वाले में कि उसमें एसेट एक्सचेंज हो जाता है विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन, उसमें कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं होता और आपका एक्सचेंज होता है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बताओ। सर आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में कुछ अनसर्टेनिटी को एस्टिमेट करना पड़ता है, पर कोई सिचुएशन में तो अपने को लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी मतलब इस पे अपने का ज्यादा कुछ एस्टिमेट नहीं करना है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम है, लो है, क्योंकि भैया वो चीजें आपको रेगुलर है, पता है, डेटा उसका आपके पास है, मेथड ऑफ मेजरमेंट फिक्स है, तो उसमें एस्टिमेट करने की जो अनसर्टेनिटी है वो कम है। पर कुछ कुछ केसेस में हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है। सर मैंने आपको कैसे याद कराया था लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। अगर लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है तो लो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा। इसके 5 पॉइंट अगर अपने को बोला जाए, सर कैसे, इधर आओ इधर 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 सर 5 पॉइंट। अगर ये लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी वाले क्या है सर, नॉट कॉम्प्लेक्स रूटीन ट्रांजेक्शन का जो डेटा होता है उसको मेजर करने के लिए जो मेथड होता है, नॉट कॉम्प्लेक्स रूटीन ट्रांजेक्शन का जो डेटा होता है उसको मेजरमेंट करने का जो मेथड होता है वो वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड है। नॉट कॉम्प्लेक्स रूटीन ट्रांजेक्शन का जो डेटा होता है उसका मेथड ऑफ मेजरमेंट वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड है। नॉट कॉम्प्लेक्स मतलब वो उस एंटिटी से रिलेटेड है, जो एंटिटी उस बिजनेस एक्टिविटीज में एंगेज है वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो रूटीन ट्रांजेक्शन के से रिलेटेड है, मतलब उसका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अपन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली अपडेट करते हैं और फ्रीक्वेंटली बनाते हैं। और सर वो डेटा जो रेडली अवेलेबल है मार्केट में, फॉर एग्जांपल पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट डेटा, उसी डेटा से हम लोग क्या करते हैं, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव करते हैं। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट डिराइव फ्रॉम द डेटा विच इज रेडली अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसे सर क्या थे, अकाउंटिंग एस्टिमेट से। सर जिसका मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, सर जिसका मेथड ऑफ मेजरमेंट सिंपल है तो आपको क्या है, उसका फेयर वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, उसका लो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, वो उस मॉडल पे बेस्ड है, वो फेयर वैल्यू, ये दोनों फेयर वैल्यू के पॉइंट्स है। वो फेयर वैल्यू सर क्या है, वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड है। सर तो आप कैसे याद रखोगे, 3 पॉइंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के, 2 पॉइंट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के। सर तो नॉट कॉम्प्लेक्स रूटीन ट्रांजेक्शन का जो डेटा होता है उसका अगर मेजरमेंट करना है तो मेथड ऑफ मेजरमेंट क्या है, जनरली एक्सेप्टेड और वेल नोन है। इधर आओ सर, पहला पॉइंट देखो, अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग इन एंटिटी इंगेज इन दी बिजनेस एक्टिविटी जो कॉम्प्लेक्स नहीं है।
सर अकाउंटिंग एस्टीमेट दैट आर फ्रीक्वेंटली मेड एंड अपडेट एंड दे रिलेट टू रूटीन ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग एस्टीमेट जो डिराइव हुआ उस डेटा से, जो डेटा रेडली अवेलेबल है उसका इंटरेस्ट निकालो, पीवी निकालो और कैलकुलेट कर दो, क्योंकि उसका पब्लिश्ड इंटरेस्ट रेट का डेटा है। फॉर एग्जांपल जैसे दिया है फेयर वैल्यू है सर 2 पॉइंट, क्या सर वो मेथड ऑफ मेजरमेंट सिंपल है जो आपके एप्लीकेबल एफआरएफ ने बताया, और जो मॉडल्स आप यूज कर रहे हो जिससे आपको एस्टिमेट करना है फेयर वैल्यू वो वेल नोन और जनरली एक्सेप्टेड है। सर ऐसे बताओ जिसमें एस्टिमेट करने की अनसर्टेनिटी हाई है। सर डेरिवेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंस्ट्रूमेंट में आपको जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो एक्टिवली ट्रेड नहीं होता, पब्लिकली ट्रेड नहीं होता, तो सर आपको क्या करना पड़ता है, उसका फेयर वैल्यू करना होता है, उसमें हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी होता है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें एंटिटी ने खुद अपना एक स्पेशलाइज्ड मॉडल बनाया और कहते हैं हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो भैया उसमें एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी। अगर एप्लीकेबल एफआरएफ ने बनाया होता तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम है, खुद से बना रहे हो तो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा है। सर अगला पॉइंट है जजमेंट का। जो अकाउंटिंग एस्टिमेट है वो हाईली डिपेंडेंट है अपॉन द जजमेंट, जैसे कि सर जजमेंट की इसका आउटकम क्या होगा पेंडिंग लिटिगेशन का, तो इसमें एस्टिमेशन की अनसर्टेनिटी हाई है। सर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो कैलकुलेट हुआ है आर नॉट कैलकुलेटेड, नहीं कैलकुलेट हुआ है कोई भी रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक से, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जिसका ऑडिटर रिव्यू कर रहा है, वेयर ऑडिटर रिव्यू ऑफ सिमिलर अकाउंटिंग एस्टिमेट जो पिछले साल के प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रहे हैं और अब की बार उसका जो एक्चुअल आउटकम आया, तो सर क्या जो आपने उसको बनाया था ओरिजिनल अकाउंटिंग एस्टिमेट जो बनाया था और एक्चुअल आउटकम बनाया उसमें सब्सटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। सर ये कैसे याद रखेंगे, हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में पहले दो वाले पॉइंट फेयर वैल्यू के हैं सर, पहले दो पॉइंट फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर द डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉट एक्टिवली ट्रेडेड या विच इज नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, और जो मॉडल्स यूज किया गया है वो सर स्पेशलाइज एंटिटी डेवलप्ड मॉडल्स है। जो जजमेंट है मैनेजमेंट ने जो जजमेंट किया वो डिपेंड करता है जजमेंट में, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट जो जजमेंट पे आउटकम ऑफ जजमेंट पे डिपेंड करता है। सर ये सब सारी चीजों का जो कैलकुलेशन हुआ वो किसी रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक से नहीं हुआ है और इंडिकेट करता है सब्सटेंशियल डिफरेंस। कब सर इंडिकेट, अब पहले पूरी मेमोरी टेक्निक सुनो, वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका मॉडल और जजमेंट नहीं कैलकुलेट हुआ है यूजिंग रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक वो इंडिकेट करता है सब्सटेंशियल डिफरेंस। बाकी ऊपर तो मैंने समझा दिया था, याद कैसे रखना, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो मॉडल और जजमेंट है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है यूजिंग रिकॉग्नाइज्ड मेजरमेंट टेक्निक इंडिकेट करता है सब्सटेंशियल डिफरेंस। आपको ऐसे ही याद रखना है, एग्जाम में आएगा तो लिखना है। आता है ये क्वेश्चन, सर आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बताओ एंड रिलेटेड एक्टिविटीज बताओ फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी, आप इधर ही देखते रहो, हाँ मैं स्क्रीन पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है सब। सर इधर देखो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या है और रिलेटेड एक्टिविटीज क्या है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप मिनिमाइज भी कैसे करोगे रिस्क असेसमेंट, रिस्क अगर है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, कुछ नहीं, एप्लीकेबल एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को देखो, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ रिलेवेंट टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स वो आप देख लो, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ को आप देखो। सर मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्या सर उन कंडीशंस को, उन ट्रांजेक्शंस को, उन इवेंट्स को दैट मे गिव राइज टू नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब जहां जरूरत पड़ सकती है आपको अकाउंटिंग एस्टिमेट करने की। अगर आपको ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग तो आप क्या करो, इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से, किस चीज की कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, अबाउट द चेंजेस इन द सर्कमस्टेंसेस दैट मे गिव राइज टू न्यू या नीड टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। भैया आपको पहले मैंने क्या बोला, आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स बताने और रिलेटेड एक्टिविटीज बतानी है फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर पूछे कि आपको मिनिमाइज करना है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो आप कैसे बताओगे, एप्लीकेबल एफआरएफ की क्या रिक्वायरमेंट है देख ले, मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है उन कंडीशन सिचुएशन इवेंट्स को जिससे आपको ये मतलब विच मे गिव राइज टू द नीड फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट, मतलब अपने को अकाउंटिंग एस्टिमेट करना पड़ेगा। इसके लिए वो इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट के साथ कि भैया सर्कमस्टेंसेस में कोई चेंज हुआ है क्या जिसकी वजह से नया अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाना पड़ेगा या रिवाइज अकाउंटिंग एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं समझ में आए एक एक लाइन पढ़ो, वही लाइन बोलिए जो इसमें लिखी है। सर मैनेजमेंट कैसे बनाता, पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करता, पहले एप्लीकेबल एफआरएफ, फिर मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता, फिर मैनेजमेंट कैसे बनाता अकाउंटिंग एस्टिमेट और अंडरस्टैंडिंग लेना उस डेटा की जिस पे ये अकाउंटिंग एस्टिमेट बेस्ड है, और इन सारों चीजों की भी आप अंडरस्टैंडिंग लेना, कौन सा मेथड यूज किया, अगर मेथड यूज किया था तो क्या पिछले वाले से चेंज किया, तो यहाँ देखो ये वाला पॉइंट है मैंने हाईलाइट किया, वेदर देयर हैज बीन चेंज फ्रॉम द प्रायर पीरियड इन द मेथड, तो मेथड कौन सा, और मैनेजमेंट ने क्या एक्सपर्ट यूज किया, क्या कोई कंट्रोल है क्या रिलेवेंट, कोई एजम्पशंस क्या है, और मैनेजमेंट ने एसेस किया है ना इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। तो इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले लेना। जब अंडरस्टैंडिंग ले लोगे किस चीज की कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो अब आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है सर्कमस्टेंसेस की। तो कौन सी चीजों की इंक्वायरी करेंगे सर, इंक्वायरी कौन से चीजों की करेंगे सर,
तो मैंने बोला अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि मैनेजमेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है कि हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट करने की नीड है, तो उसमें आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी उन सर्कमस्टेंसेज की, चेंजेस की। तो सर सर्कमस्टेंसेज में क्या क्या चेंज हुआ है उसके हिसाब से हम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमें नया अकाउंटिंग एस्टिमेट या फिर रिवाइज्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो क्या एंटिटी ने कोई नया टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में एंटर किया गया, क्या एंटिटी इंगेज हुई है कोई नए टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में, या फिर कोई नया कंडीशन या इवेंट अकर्ड हुआ है। ये दोनों पॉइंट नया के लिए, क्या एंटिटी नए टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में एंगेज हुई है क्या, जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट करने पड़े, या फिर कोई नया इवेंट्स या कंडीशन अकर्ड हुआ है तो उसकी वजह से अपने को अकाउंटिंग एस्टिमेट करना है, या फिर सर टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लिए वो चेंज हो गई, और रेगुलेटरी या फिर कोई अदर चेंजेस हो गए जो आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है। इधर आओ, कैसे याद कराया था अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, इंक्वायरी करनी है अबाउट मैनेजमेंट, इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से अबाउट दी चेंजेस इन दी सर्कमस्टेंसेस। तो मैंने बोला था नया या फिर कुछ चेंजेस हुए, नया में नया टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, नया कंडीशन या इवेंट्स, कुछ चेंजेस मतलब टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन चेंज हो गए, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अकाउंटिंग एस्टिमेट से थी वो चेंज हो गई, और रेगुलेटरी या अदर चेंजेस जो आउट ऑफ द कंट्रोल है, विद इन नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें आपको कंसिडर करना पड़ता है। सर ये इंक्वायरी करनी पड़ती है। सर एस्टिमेट करते हैं अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टन चीजों को एस्टिमेट करते हैं ऐसे 540 में, उसी फिर जो अनसर्टन आपने किया है, एस्टिमेट किया है अनसर्टनिटी को, उसी के बेस पे अकाउंटिंग एस्टिमेट बना, और ऐसे 540 में उन्हीं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हम ऑडिट करते हैं, यही कहना चाह रहा था। तो अकाउंटिंग एस्टिमेट कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। सर कुछ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में अकाउंटिंग एस्टिमेट ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट रिस्क हो, तो भैया आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। सर मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट क्या करता है, एजम्पशन 1 आउटकम 1, एजम्पशन 2 आउटकम 2, एजम्पशन 3 और आउटकम 3, ये सारे एजम्पशंस यूज करता है मैनेजमेंट। तो सर आपको लगता है इसने मैनेजमेंट ने ये दो वाले एजम्पशंस, जो दूसरी एजम्पशंस थी और दूसरा आउटकम था वो सेलेक्ट किया, इनको रिजेक्ट किया। अरे आजा चल जा पेन भाई, रिवीजन है। तो अपने को क्या करना है, मैनेजमेंट ने क्यों कंसीडर किया है ये अल्टरनेटिव एजम्पशंस को, क्यों नहीं, कैसे कंसीडर किया है, हाउ मैनेजमेंट हैज कंसीडर्ड द अल्टरनेटिव एजम्पशंस। ये अल्टरनेटिव एजम्पशंस जो थे A1 और A3, इनको कैसे मैनेजमेंट ने कंसीडर किया है, और जो A2 था उसको सेलेक्ट किया और A1 और A3 को रिजेक्ट किया। तो क्या कारण था कि उसको रिजेक्ट किया, और जो सेलेक्ट किया वो लगता नहीं आपको कि सिग्निफिकेंट एजम्पशन है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट एजम्पशन रीजनेबल है क्या, और जहां पे रिलेवेंट है रीजनेबलनेस ऑफ द एजम्पशन जो आपने यूज किया और एप्रोप्रिएट एप्लीकेशन किया आपने एफआरएफ, तो वहां पे आप एक चीज और देखोगे, क्या आप एक चीज और इवेल्युएट करोगे कि मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन और एबिलिटी, कि वो मैनेजमेंट कहता है कि मैं होल्ड करूंगा, सेल करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा, जो भी मैनेजमेंट कहता है पर्टिकुलर अकाउंटिंग एस्टिमेट से, तो उसका इंटेंट क्या है, टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है कि वो स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन करे, और क्या वो उसके पास एबिलिटी है। मैंने आपको बोला अकाउंटिंग एस्टिमेट 1 आउटकम 1, अकाउंटिंग एस्टिमेट 2 अकाउंट सॉरी एजम्पशन 1 आउटकम 1, एजम्पशन 2 आउटकम 2, एजम्पशन 3 आउटकम 3, तो ये सारे एजम्पशंस मैनेजमेंट ने कंसीडर किए। तो आपने ये वाले दो एजम्पशंस तो आपने रिजेक्ट कर दिए 1 और 3, और 2 वाला आपने सेलेक्ट कर लिया, तो जो सेलेक्ट किया वो सिग्निफिकेंट एजम्पशन। तो मतलब A1 और A3 जो अल्टरनेटिव एजम्पशंस थे और अल्टरनेटिव आउटकम्स थे, तो मैनेजमेंट ने उसको कैसे कंसीडर किया, और क्यों बाकियों को मतलब और इनको कैसे कंसीडर किया जो अल्टरनेटिव एजम्पशंस थे, और इनको रिजेक्ट क्यों किया ये भी देखेंगे, ये इवेल्युएट करेंगे। जो सिग्निफिकेंट एजम्पशंस था जो हमने A2 सेलेक्ट किया वो रीजनेबल था क्या, और हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है, क्या मैनेजमेंट का इंटेंट है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। और हम लोग अगर एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं इफेक्ट ऑफ एस्टिमेशन, जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का इफेक्ट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेंगे सर, दैट मे गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ऑडिटर क्या करेगा, डेवलप करेगा रेंज, और फिर उनकी रीजनेबलनेस चेक करेगा। रीजनेबलनेस मतलब फेयर होना चाहिए, मतलब ठीक ठाक होना चाहिए, फेयर इनफ, फेयर होना चाहिए। सर रिव्यू करेंगे आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किए। सर देखो आपको रिव्यू करने पड़ते हैं, जो प्रायर पीरियड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट किया उसको आपको रिव्यू करोगे। आप अगर रिव्यू करोगे तो ऑडिटर सेल रिव्यू दी आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट जो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर देखो आउटकम आ गया तो ठीक है, आउटकम नहीं आएगा तो इस साल भी उसका लिटिगेशन का अगर चल रहा है केस, तो उस अकाउंटिंग एस्टिमेट को आप क्या करोगे, री एस्टिमेट करोगे। सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन अपने कॉपी में देखो,
ऑडिटर सेल रिव्यू द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट जो इंक्लूड हुआ आपके प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और इसका सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन क्या होगा फॉर द पर्पस ऑफ करंट पीरियड। आउटकम जो है वो डिफर होगा। बहुत अच्छी बात बता दी। अरे भाई, जो हमने पहले बनाया था अकाउंटिंग एस्टीमेट और अभी उसका आउटकम है वो तो डिफरेंस होगा ना। नासा का कोई रिसर्च थोड़ी बताया। सर आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट विल ऑफ्टन डिफर फ्रॉम दी जो रिकॉग्नाइज आपके प्रायर पीरियड में। तो सर आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे RAF मतलब RAP मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दी सच डिफरेंसेस, कि रीजंस क्या है इन डिफरेंसेस का। और ऑब्टेन कर लेना 3 इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रायर पीरियड एस्टिमेशन प्रोसेस, जो मैनेजमेंट ने प्रायर पीरियड में प्रोसेस में मतलब मैनेजमेंट ने मेजर किया तो वो इफेक्टिव था ना। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रायर पीरियड एस्टिमेशन प्रोसेस, जो एस्टिमेशन प्रोसेस प्रायर पीरियड में यूज किया था वो इफेक्टिव है ना, उसके लिए इन्फॉर्मेशन ले लेना। ऑडिट एविडेंस दैट इज पर्टिनेंट, इसको लिख दो रिलेवेंट। भैया पर्टिनेंट का मतलब रिलेवेंट होता है। तो ऑडिट एविडेंस दैट इज रिलेवेंट टू रीएस्टिमेशन इन करंट पीरियड ऑफ प्रायर पीरियड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और ऑडिट एविडेंस उन मैटर्स का ले लेना सच एज एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी जो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रोफेशनल स्केपिटिज्म अगर आप रखोगे तो आपको असिस्ट करेगा ऐसे सिचुएशन और ऐसे कंडीशंस को आइडेंटिफाई करने में, इन आइडेंटिफाइंग सच कंडीशंस एंड इन डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। और ये जो रिव्यू हो रहा है वो कोई क्वेश्चन नहीं है जजमेंट्स पर, ये इट इज नॉट इंटेंडेड टू कॉल द क्वेश्चन इनटू द जजमेंट जो आपने प्रायर पीरियड में लिए हैं। इधर आओ। रिव्यू करना है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का जो आपने प्रायर पीरियड में किए हैं, तो रिव्यू करोगे आउटकम का, उसमें सब्सिक्वेंट री एस्टिमेशन भी कर सकते हो। जो डिफरेंस आया वो सर डिफरेंस तो आएगा ही। आपने क्या नया बात बताया, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर रहा ना, और ऑब्टेन कर रिस्क असेसमेंट क्यों करोगे, क्योंकि ये डिफरेंस आया उसके लिए आप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करोगे। और ऑब्टेन कर लेना इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है सर, इफेक्टिवनेस ऑफ क्या, मैनेजमेंट का एस्टिमेशन प्रोसेस। मैनेजमेंट का एस्टिमेशन प्रोसेस का आप इफेक्टिवनेस देख लेना। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या रिलेवेंट है टू री एस्टिमेशन, और अकाउंटिंग एस्टिमेट में कोई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है उसका ऑडिट एविडेंस लेना। प्रोफेशनल स्केपिटिज्म आपको असिस्ट करेगा इन डिटरमाइनिंग नेचर टाइमिंग एक्सटेंट और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स जो आपको परफॉर्म करना है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है इनटू द जजमेंट जो आपने प्रायर पीरियड में लिए हैं। ऐसे लिखना, ऐसे याद होगा। सर वो मैटर्स बताओ जो ऑडिटर कंसीडर करेगा जब उसको ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजम्पशंस। भैया आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है एजम्पशन जिसके ऊपर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बने, तो ऑडिटर कौन से मैटर देखेगा, कौन से नेचर ऑफ एजम्पशन है ये देख लो। सर कैसे मैनेजमेंट एसेस करता है कि ये एजम्पशन रिलेवेंट है और कंप्लीट है, और मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करता है कि जो एजम्पशन मैनेजमेंट ने यूज किया वो इंटरनली कंसिस्टेंट है, और ये एजम्पशन जो रिलेट करती है किसी भी मैटर से, क्या वो मैटर विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी है। वेरी सिंपल, काम खत्म। कुछ छोड़ा तो नहीं ना, कुछ नहीं सर, आप कुछ छोड़ते थोड़ी हो। वेरी सिंपल। देखो ऑडिट रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स में बता देता हूँ, साफ सिंपल सी बात बोलिए। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि ये जो डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है वो एप्लीकेबल FRF के हिसाब से। सिंपल सी बात है, जो डिस्क्लोजर है एप्लीकेबल FRF के हिसाब से। सर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो भैया वो भी एप्लीकेबल FRF के हिसाब से होना चाहिए। देख लेना वो भी एडिक्वेट है ना, उसकी एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर, किस चीज की डिस्क्लोजर, यही एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का डिस्क्लोजर, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर एप्लीकेबल FRF होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है वो एज पर एप्लीकेबल FRF होना चाहिए। वो इंक्लूड करेगा डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, और किन किन चीजों पर डिस्क्लोजर करेगा, कौन सा एजम्पशन ने यूज किया, कौन सा मेथड यूज किया एस्टिमेशन के लिए, क्या प्रायर पीरियड से कोई चेंज था, क्या बेसिस क्या है कि आपने ये सेलेक्ट किया एस्टिमेशन, और सोर्सेस और इंप्लीकेशन क्या है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी का। सर वो अकाउंटिंग एस्टिमेट जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क था, इवन सारे डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल FRF के हिसाब से है, क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है इन दी लाइट ऑफ, मतलब ये कंसीडर ये सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट जो इन्वॉल्व है उसको कंसीडर करते हैं। हाँ जी सर, ही मे कंक्लूड कि डिस्क्लोजर्स है वो इनएडिक्वेट है, वो सर्कमस्टेंसेस और फैक्ट्स को देखते हुए। रिटन रिप्रेजेंटेशन देखिए सर, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस चीज के लिए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में आप ये देख सकते हो क्या सर कि अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिलेटेड एजम्पशंस एंड मॉडल्स जो मैनेजमेंट ने यूज किए हैं इन डिटरमाइनिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या मैनेजमेंट से लिखवा के लेना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब लिख के आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि जो मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन के लिए प्रोसेस यूज किया है, मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ। सर देखो
कि ये आपने क्या आप अकाउंटिंग एस्टिमेट कर रहे हो, वो मेजर कर रहे हो, तो भैया जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को मेजर करने के लिए जो प्रोसेस है तो वो क्या अप्रोप्रिएट है। तो अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग कोई भी एजम्पशंस और मॉडल्स जो मैनेजमेंट ने यूज किया है इन डिटरमाइनिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो भी अप्रोप्रिएट है ना, इस चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। ये एजम्पशंस अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट का इंटेंट, इस चीज का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो डिस्क्लोजर्स हुए हैं वो कंप्लीट और अप्रोप्रिएट है, और कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है जिसमें हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स या डिस्क्लोजर्स में। ये इन्हीं चीजों का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है। मैंने जो चीजें बोली आप पढ़ लेना, वही लिखी हुई होगी। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ और डिस्क्लोज नहीं हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, भैया ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट है जो डिस्क्लोज भी नहीं हुआ और रिकॉग्नाइज नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, भैया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिख के दे कि भैया जो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से आपको क्राइटेरिया मेट करना था, जो रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया मेट करना था, और आपने वो अकाउंटिंग एस्टिमेट का आपने नहीं मेट किया, तो किस बेसिस पे नहीं किया, तो वो आपको अप्रोप्रिएट लगता है। तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द बेसिस बाय द मैनेजमेंट फॉर डिटरमाइनिंग दैट द रिकॉग्निशन और डिस्क्लोजर क्राइटेरिया ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ हैव नॉट बीन मेट, उस चीज का अपने को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो। और सर जो यहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट जहाँ पे मेजर होना था फेयर वैल्यू पे, डिस्क्लोज होना था फेयर वैल्यू पे, पर नहीं हुआ, तो भैया कौन से बेसिस पे आप ये बात बोल रहे हो, उसकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देना। तो अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द बेसिस यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू ओवरकम द प्रिजम्पशन, कौन सी प्रिजम्पशन की, वो उनको फेयर वैल्यू यूज करना था, तो वो प्रिजम्पशंस को आप हटा रहे हो, उसको ओवरकम कर रहे हो, रिलेटिंग टू द यूज ऑफ फेयर वैल्यू फॉर दोज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स व्हिच आर नॉट मेजर एंड डिस्क्लोज एट फेयर वैल्यू। तो ये इन चीजों की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना। ऐसे 540 आपका खत्म कंप्लीट।